ओके नमस्कार फ्रेंड्स। तो हम लोग दूसरा लेक्चर स्पॉटिंग एरर का जो चल रहा सीरीज उसका स्टार्ट करते हैं। एक लेक्चर हो चुका है लेटेस्ट क्वेश्चंस का, तो ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था, इफ ही वांट्स टू रिकवर ही मस्ट abstain फॉर अल्कोहल। ये फॉर नहीं होगा, ये क्या होता है आपका, ये फार गलत होता है, ये फ्रॉम लेता। abstain फ्रॉम अल्कोहल। अगर आप रिकवर होना चाहते हो तो आपको अल्कोहल से दूर रहना पड़ेगा। abstain फ्रॉम, किसी चीज से दूरी बनाकर रखना, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम, रिस्ट्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट somebody from doing something, prohibit somebody from doing something, bar somebody from doing something। एक बार मैं लिस्ट जरा सा लिखवा दे रहा हूं यहां पर, आप देखो क्या है। abstain नोट कर लेना, पेन थोड़ा पतला ले लेता हूं क्योंकि उस दिन मुझे लगता है एक दो abstain हो गया। फिर से आप इसको नोट कर लें, abstain, रिफ्रेन और रिस्ट्रेन, ये तीन हो गए दूर रहने वाला। अब ये प्रिवेंट आता है, किसी को कुछ करने से रोकना, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, ठीक है। और फिर इसमें आ जाता है प्रिवेंट, प्रोहिबिट, किसी बार करना, बार कर दिया जाता है, कोई एग्जाम वगैरह देने से रोक दिया जाना, कोई काम करने से रोक दिया जाना। डी बार कर देते, एग्जाम वाले में अक्सर डी बार शब्द आता है, तो बार और डी बार, किसी को कोई काम करने से रोक देना। डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई कर देना फ्रॉम डूइंग समथिंग, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम अपीयरिंग इन एग्जाम। तो इस तरह से प्रिवेंट, प्रोहिबिट, बार, डी बार, डिस्क्वालीफाई फ्रॉम डूइंग समथिंग। उसी तरह ये भी चलता है, abstain, रिफ्रेन, रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये होता है किसी चीज से दूर रहना, ठीक है, नॉर्मली। और ये है किसी को कोई काम करने से रोक देना। एक ही तरह के होते हैं, ये सारे फ्रॉम लेते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लो इसका। ये शब्द इसी में से आते हैं आपके, जो फ्रॉम वाले हैं, कोई काम करने से रोकना या कोई काम करने से अवॉइड करना, ठीक है, ये है। आगे बढ़ता हूं, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी विल हैव टू वॉक नाउ। अब हम लोगों को पैदल चलना पड़ेगा। सिंस, क्योंकि, क्योंकि वी हैड मिस्ड द बस, क्योंकि हम लोगों ने बस मिस कर दिया, बस छूट गई। ये प्रेजेंट में लिखा है, आप देख रहे होगे, और ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है। ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया कि हम लोगों को अब पैदल चलना पड़ेगा। अब की बात कर रहा, क्योंकि अब ये पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे कारण। ये कारण पास्ट परफेक्ट में कब लिखते कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा होता, ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा होता कि जैसे वी वॉक्ड ऑन फुट, वी वॉक्ड ऑन फुट सिंस वी हैड मिस्ड द बस। अब ये सही वाक्य था, क्योंकि ये आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखे हैं कि हम लोगों को पैदल चलना पड़ा। क्यों चलना पड़ा? क्योंकि उसके पहले क्या हुआ कि हमारी बस छूट गई थी। तो इसका कारण आप पास्ट परफेक्ट से दे देते, क्योंकि बस छूट गई थी इसलिए हम लोगों को पैदल जाना पड़ा। तो ये लॉजिकल था, लेकिन बात यह है कि अब लिखा, अब हम लोगों को पैदल जाना होगा क्योंकि बस छूट चुकी है, चुकी थी नहीं, क्योंकि बस छूट चुकी है। देखो ध्यान दो आप, हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि
हम लोगों की बस छूट चुकी है। तो बस छूट चुकी है क्योंकि ये प्रेजेंट में था, इसलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट करो आप। समझ में आ गया होगा भाव कि हम लोगों को पैदल जाना पड़ा क्योंकि हम लोगों का बस छूट, पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों का बस छूट चुका है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड फॉर द पब्लिक। पहली बात तो ये टेंस आप ये समझो आप कि शुड नॉट हैव बीन, ये मॉडल परफेक्ट है, मॉडल परफेक्ट टेंस है। इसको कैसे पढ़ते हैं कि ये जो फैक्ट्स हैं इनको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए था पब्लिक को। ये जो फैक्ट्स हैं इनको डिस्क्लोज नहीं किया जाना चाहिए था लेकिन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पश्चाताप टाइप का भाव आता है किससे? शुड हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म से। ये मॉडल परफेक्ट होते हैं, इससे पश्चाताप का भाव आता है। दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड। अब ये जो डिस्क्लोज होता है, डिस्क्लोज कोई चीज जब आप खुलासा करते हैं तो जिसको खुलासा करते हैं वो टू लेता है। डिस्क्लोज टू समबॉडी, किसी आदमी को जब आप कोई बात बताते हैं, डिस्क्लोज टू समबॉडी। जैसे कोई चीज किसी को देते हैं, ऐसे आप समझो, गिव तो याद होगा आप, गिव समथिंग टू समबॉडी, गिव समथिंग टू समबॉडी। तो ये जब देते हैं प्रोवाइड टू समबॉडी, ठीक है, तो ये जब किसी को जो देने का सेंस होता है टू लगता है, तो उसी से आपको को रिलेट करते हुए जब पढ़ोगे तो बढ़िया याद भी रहेगा आपको कि डिस्क्लोज कोई चीज है उसको किसी सामने वाले आदमी को आप बता दे रहे हो, उसको दे रहे हो, कोई जानकारी है उसको दूसरे आदमी को दे रहे हो आप, तो क्या लगेगा? टू। तो डिस्क्लोज टू समबॉडी। इसी तरह रिवील टू समबॉडी, कोई चीज किसी को जाकर दे देना, दे देना मतलब किसी को जाकर चुपके से बता देना। रिवील टू समबॉडी, देने का सेंस है जानकारी, कोई छुपी जानकारी थी उसको आप किसी दूसरे आदमी को जाकर दे दिए। तो जो गिव टू समबॉडी होता है वही चीज, ठीक है। इसको आप गलत वो मत पढ़ना। गिव टू समबॉडी का मेरा मतलब है, आप सही कर लो, जैसे आई गेव, ये कब आएगा? आई गेव अ पेन टू हिम, आई गेव इंफॉर्मेशन, मेरा मतलब है इस तरह का, टू हिम, ठीक है। तो इससे इसको आप इस तरह से वो करना, अदरवाइज तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो बात समझ गए होंगे आप। दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन, देखो मैं यार फिर से एकदम पूरा बता देता हूं इसको। दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन गिवन, यहां गिवन भी तो रख सकते थे हम लोग। दीज फैक्ट्स शुड नॉट हैव बीन गिवन टू हिम, ये फैक्ट उसको नहीं दिया जाना चाहिए था। डिस्क्लोज, रिवील, अब आपको समझ में आ गया होगा यहां क्या लगेगा? टू लगेगा। ही वुड नॉट लेट एनीवन, अब ये लेट आ गया, लेट एनीवन, अब टू ड्राइव नहीं होगा, क्या होगा? ड्राइव होगा, ठीक है। लेट के बाद टू नहीं लगेगा, चर्चा हो चुकी है पहले क्वेश्चन में। एमंग द रीजन्स साइटेड बाय द एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब, कह रहा है कि जो तमाम कारण थे, जो तमाम कारण थे, और इसकी विशेषता, वो तमाम कारण जो बताए गए थे
इस एम्प्लॉय के द्वारा अपनी नौकरी को छोड़ने के बारे में उन तमाम रीजंस में से थे। क्या क्या थे वो तमाम रीजंस? द प्रेशर ऑफ वर्क, वर्क का प्रेशर, आउट स्टेशन ड्यूटीज, बाहर आउट स्टेशन ड्यूटी जो लगा दिया जाता, एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज, और अपनी हॉबी को पूरा करना। कह रहा तमाम कारण जो ये एम्प्लॉय ने बताया था अपनी नौकरी छोड़ने के लिए, उन तमाम कारणों में ये और ये शामिल थे। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? ये जो वर लगा है, देखो ध्यान देना कि जब, ये बड़ा अच्छा पॉइंट होता है कि जब आपका सेंटेंस प्रीपोजिशन से शुरू हो, ऐसे वाक्य, एमंग द रीजंस साइटेड बाय एम्प्लॉय फॉर क्विटिंग द जॉब्स, नौकरी छोड़ने के लिए जो तमाम कारण बताए गए, उन कारणों में थे कौन कौन से कारण? इसमें 3 चीजें लिखी हैं। सब्जेक्ट क्या है? प्रेशर ऑफ वर्क, कामा, आउट स्टेशन ड्यूटीज एंड डिजायरिंग टू परस्यू हर हॉबीज। ये 3 कारण उन तमाम रीजन्स में शामिल हैं। तो वर्क किसके हिसाब से लगा है? 1, 2 और ये 3 चीजें हैं, इसके हिसाब से वर लगा है। वर तो सही है, लेकिन गलती क्या है कि जब आप एंड से कंजंक्शन में आप पढ़े होंगे कि जब आप एंड से 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेंगे तो तीनों का फॉर्म सेम होना चाहिए। यहां पर नाउन है प्रेशर, ड्यूटी, एक है प्रेशर, एक है ड्यूटी, एक है डिजायरिंग। ये डिजायरिंग नहीं होगा, ये नाउन है, ये नाउन है, ये जीरंड फॉर्म नहीं आएगा। क्या होगा? ये डिजायरिंग नहीं होगा, क्या होगा? डिजायर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये देखो लिखा प्रेशर, 3 कारण बताए उसने। पहला प्रेशर, वर्क का प्रेशर। दूसरा आउट स्टेशन ड्यूटी, ये क्या है? नाउन, ड्यूटी। ड्यूटी, प्रेशर और डिजायर। ये डिजायरिंग नहीं होगा, क्या होगा? डिजायर टू परस्यू हर हॉबीज। जब भी इस तरह 3 नाउन जोड़ेंगे, तीनों सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये नाउन, ये भी आप नाउन करेंगे, जीरंड फॉर्म में नहीं लिख सकते आप। ठीक है, या अगर 2 जीरंड होगा, आप तीसरे को भी जीरंड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 नॉर्मल नाउन थे, तो तीसरे को जीरंड से हटाकर हमने नॉर्मल, इसको डिजायर, क्योंकि डिजायर खुद नाउन होता है, तो डिजायर डाल दिया। अब हम लोग CHSL 2019 के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। अब ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। When I met अकबर पदमसी, वन ऑफ अ पायोनियर्स। ये वन ऑफ पे बहुत गलती आ रही है लगातार, तो आप इसको ध्यान दें कि ये हमेशा स्ट्रक्चर क्या चलता है इसका, वन ऑफ द, और यहां पर कोई प्लूरल नाउन, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज। एक एग्जाम्पल याद रखो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो वन ऑफ आ नहीं होगा यहां, वन ऑफ द पायोनियर्स। ये तो सही लिखा पायोनियर्स, तो द आएगा वहां पर। योर स्किल लाई, जब आप सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट कराएंगे तुरंत गलत हो गया, क्योंकि योर स्किल सिंगुलर है और प्रेजेंट टेंस में लिखा है, तो SES लग जाएगा। योर स्किल क्या हो जाएगा? योर स्किल लाइज इन चीयरिंग अप पीपुल। आपकी कुशलता किसमें है? ये लाई इन समथिंग आता है, बहुत अच्छा। योर स्किल लाइज इन, आपकी कुशलता इस बात में है, किस बात में? चीयरिंग अप पीपुल, की आप लोगों का उत्साह बढ़ाएं, चीयर अप करें ऐसे लोगों का हु आर स्ट्रेस्ड आउट, जो बहुत तनाव में हैं। वाउंड अप, ये भी मतलब होता वरीड, वाउंड अप मतलब स्ट्रेस्ड, वरीड, आर जनरली जस्ट एनॉयड, या बहुत परेशान है।
ठीक है, तो ये तीनों एक ही तरह के शब्द हैं, इसलिए आपने कामा और आर से जोड़ दिया। ऐसे लोग जो तनाव में हैं, जो चिंता में हैं, या जो बहुत परेशान हैं, उन लोगों को आप क्या करें, चीयर अप करें, थोड़ा सा उनका उत्साह बढ़ाएं, थोड़ा सा उनको खुश करने की कोशिश करें। आपकी कुशलता इसी बात में निर्भर करती है। लाइज इन समथिंग। और 21st सेंचुरी सोसाइटी एक्सपेक्ट्स, ये तो सही लिखा, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू सिंपली बी हैंडिंग। अब आप देखोगे ये जो टू से जोड़ा है, टू बी जोड़ा है, तो टू बी के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म जुड़ेगा। जो इन्फिनिटिव होता है ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या अगर टू बी जुड़ा है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो ये लिखा है कि ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू बी हैंडेड टू अस। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। कह रहा बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स का अक्सर प्रयोग किया जाता है पुलिस डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए। आप इस चीज को ध्यान देना, यूज समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करना। जैसे इस मॉडिफिकेशन टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, आर यूज्ड, किस बात के लिए, यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग किया जाता है फॉर, बता रहा किसके लिए, फॉर द ट्रेनिंग, इसका प्रयोग किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं, इनका अक्सर प्रयोग किया जाता है फॉर द ट्रेनिंग, किस बात के लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पर यूज जो है किसी चीज का, जिस बात के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर समथिंग, उस बात के लिए प्रयोग करना। मोस्ट ऑफ वोटर्स, ये कई बार चर्चा हो चुका है। ये जो आपका लिखा रहता है मोस्ट ऑफ वोटर्स या मोस्ट ऑफ, देखो मैं लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ वोटर्स या मोस्ट ऑफ पीपुल, ये सब अगर इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, अगर ये नॉर्मल लिखे हैं मोस्ट ऑफ वोटर्स, तो आप पढ़ेंगे पूरी दुनिया के सारे वोटर्स, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किया है, मतलब सारे वोटर्स पूरी दुनिया के। अब आप एक बार वाक्य पढ़ो, लिखा मोस्ट ऑफ वोटर्स इन ताइवान, जबकि बात कहां की हो रही है, केवल ताइवान एरिया की बात हो रही है। तो अगर आप ऐसे वोटर्स लिख देंगे तो ये गलत भाव देता है। आपको केवल किसी खास एरिया के वोटर्स की बात करनी है, तो उसके लिए आप डालेंगे मोस्ट ऑफ द वोटर्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वोटर्स, इसका मतलब द वोटर्स आपने लिख दिया है, अधिकांश वोटर्स कहां के, ताइवान के। अब द लगाने से ये किसी खास एरिया के सारे लोगों की बात करता है। अगर द नहीं लगाएंगे तो वो इन जनरल पूरे दुनिया के सारे लोगों की बात करेगा। यहां पर हम लोगों के किसी खास, जैसे कि ये ताइवान एरिया है, इस ताइवान एरिया के सारे वोटर्स की बात करनी है, तो हम लोग यहां पर द लगा देंगे। इसी तरह यहां मोस्ट ऑफ द पीपुल होता है, जब किसी खास एरिया के सारे लोगों की बात करनी होती है तो हम लोग मोस्ट ऑफ के बाद आर्टिकल द लगा देते हैं। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा। ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। मोस्ट ऑफ के बाद द लगता है जब किसी खास एरिया की बात होती है, किसी खास एरिया के सारे चीज की बात होती है। जैसे देखो मोस्ट ऑफ द शॉपर्स, यही देख लो आप,
ये किसी खास एरिया के सारे शॉपिंग करने वाले लोगों की बात चल रही है। देखो लिखा वी नोटिस्ड दैट, अगर यहां मैं दा हटा दूं ये गलत हो जाएगा। मोस्ट ऑफ शॉपर्स, अगर इसी को आप लिख दोगे मोस्ट ऑफ शॉपर्स, यही क्वेश्चन बना सकता था। ये भी एक स्पॉटिंग एरर हो गया। मोस्ट ऑफ शॉपर्स, जैसे चलो हम लोग अपने यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में ज्यादातर जो शॉपिंग करने वाले लोग हैं मास्क नहीं लगा के आते, तो मोस्ट ऑफ शॉपर्स नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स होगा, क्योंकि हम लोग यूपी के सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर खैर वो सही लिखा है, वी नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुकिंग फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड्स। हमने नोटिस किया, यहां आप एक चीज ध्यान दो, हमने नोटिस किया कि ये दैट क्या है, कंजंक्शन। ये दैट क्या है, कंजंक्शन। एक वाक्य यह लिखा है वी नोटिस्ड, एक वाक्य कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट और कम से कम वर्ब मिल जाए तो कंप्लीट है, वी नोटिस्ड दैट। अब यहां से एक दूसरा वाक्य शुरू हो रहा दैट के बाद, इसका सब्जेक्ट क्या है, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल। ये सब्जेक्ट है कि अधिकांश शॉपर्स लुकिंग फॉर। अब आप देखोगे लुकिंग फॉर के बाद कोई वर्ब मिला नहीं, कोई वर्ब है ही नहीं, इसका मतलब इसको मेन वर्ब होना चाहिए था जो पार्टिसिपल दिख रहा है। ये गलत है, ये पार्टिसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि दैट के बाद, क्योंकि ये जो दैट लगा है इसके बाद एक पूरा सेंटेंस आना चाहिए। ठीक है, एक पूरा सेंटेंस आना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप बात। तो ये दैट के बाद पूरा एक सेंटेंस आना चाहिए था, जो कि अगर आप लुकिंग डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका, मोस्ट ऑफ द शॉपर्स इन द मॉल लुक फॉर, प्रेजेंट टेंस में डालेंगे। अच्छा, वी नोटिस दैट है, तो वी नोटिस दैट है तो हम लोग डाल देंगे लुक्ड फॉर। मतलब कुछ भी करो आप, मतलब क्योंकि ये वी नोटिस्ड दैट लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द शॉपर्स लुक्ड फॉर द पैकेट्स एंड दिस, तो आप पास्ट में डाल सकते हो लुक्ड फॉर पैकेट्स ऑफ रेडी टू कुक फूड, तो वहां पर आपका गलती है। लुकिंग फॉर नहीं होगा, बड़ी गलती एकदम चमक रही है। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, क्या होता, डिस्पाइट होता है, और इन स्पाइट ऑफ होता है। Yesterday I searched in every my cupboard। एवरी माई कबर्ड जो लिखा है ये गलत है स्ट्रक्चर। इन आपको रीडिंग से तो थोड़ा सा मन में खटक रही होगी बात कि ये सही नहीं लग रहा। Yesterday I searched in every my cupboard, तो जब एक रीडिंग होता है तो कम से कम आपको स्पॉटिंग एरर पता चल जाता है। देखो, इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग पे मैं बहुत फोकस करता हूं कि आपको आना चाहिए। हमेशा रूल नहीं याद रहता किसी को। अब कौन सा रूल है, क्या रूल है, अब आपको ध्यान नहीं आएगा, लेकिन आप समझ जाएंगे ये गलत है यहां पर, बस इतने से मतलब है। आप क्या लगा देंगे, ये गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। अब क्या गलत है वो आप जान लो कि ये जो एवरी माई कबर्ड है इस तरह आप नहीं लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, एवरी वन ऑफ, बीच में ऑफ लगाना पड़ेगा, एवरी वन ऑफ माई कबर्ड, या तो अरे एवरी वन ऑफ माई, अब यहां प्लूरल भी डालेंगे, एवरी वन ऑफ माई कबर्ड्स, मैंने हर एक अपने कबर्ड में खोजा, या ईच ऑफ माई कबर्ड्स, यहां भी प्लूरल करेंगे। ठीक है, तो मैंने चाहे एवरी वन करोगे चाहे
ईच कर दोगे, क्योंकि एवरी डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते, एवरी वन आता है, एवरी वन ऑफ द कबर्ड्स या ईच ऑफ माई कबर्ड्स। तो वहां पर आपको गलती समझ में आ गया होगा कि कैसे सही करेंगे इसको। आगे चलते हैं। द पार्क वाज वेल लाइटेड एट नाइट। एट नाइट तो सही लिखा है, वाज लाइटेड ये भी सही लिखा, वेल लाइटेड ये भी सही एडवर्ब, कि पार्क में बिल्कुल उजाला भरपूर था, बहुत अच्छा लाइटिंग थी। बट इट वाज डेजर्टेड, लेकिन इसका लुक कैसा लग रहा था, मतलब एकदम सूना सूना, डेजर्टेड ये काफी सुनसान सा लग रहा था। सो पार्क में बढ़िया लाइटिंग थी, लेकिन इट वाज डेजर्टेड ये एकदम खाली था, सूना था। सो इट वाज अ बिट स्केयर्ड, इसलिए पार्क डर गया, इसलिए पार्क डर गया लिखा है, स्केयर्ड पार्क डर गया, पार्क डर गया नहीं, पार्क डरावना लग रहा था। तो ये जो स्केयर्ड है आप इस पर ध्यान दें, इसमें देखो क्या होता है, स्केयरिंग, क्या होता है स्केयरिंग, और एक होता स्केयर्ड। अब इसमें आप जाने कैसे कैसे आप पहचान करते हैं। एक होता है एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, और एक आपका आ जाता है एक्साइटेड, ठीक है, एक आपका बोरिंग। अब इनमें अंतर आप देखो कैसे पहचान करोगे, क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक आ जाता बोर्ड, ठीक है। अब कोई चीज किस तरह की फीलिंग देती है वो आप लगाओगे, ये कोई चीज किस तरह की है। जैसे मूवी बहुत स्केयरिंग है, मूवी बहुत डरावनी है। मूवी कैसी है, कोई मूवी है, ऐसे मूवी समझ के चलो आप, मूवी बहुत स्केयरिंग है, मूवी बहुत डरावनी है। और वो डरावनी मूवी देखने के बाद आपके अंदर जो फीलिंग आएगा, जैसे बोलो कि मैं डर गया, तो आई वाज स्केयर्ड, मैं डर गया था, ठीक है। मूवी देखने के बाद आपके अंदर फीलिंग आएगा। मूवी बहुत एक्साइटिंग है, मूवी इज वेरी एक्साइटिंग, आपके अंदर क्या फीलिंग आएगा, आई वाज एक्साइटेड, मैं उस मूवी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। मूवी बहुत बोरिंग थी, उस मूवी को देखकर मैं बहुत बोर हो गया था, आई वाज बोर्ड। तो ये कोई चीज है, जैसे कि एक मूवी ले लो, समझ में आपको बढ़िया आ जाएगा। वो किस तरह की है वो आईएनजी फॉर्म से आप बताते हैं, ठीक है, एक्साइटिंग। और उसी का एक्साइटेड वाला कब लेंगे, जब आपके अंदर जो फीलिंग आएगी उसको बताने के लिए कि मूवी एक्साइटिंग है। वो मूवी देखने के बाद आई वाज एक्साइटेड, आई वाज एक्साइटिंग नहीं, आई वाज एक्साइटेड, एंड मूवी वाज वेरी एक्साइटिंग, मूवी वाज बोरिंग, सो आई वाज बोर्ड, मूवी वाज वेरी स्केयरिंग, सो आई वाज स्केयर्ड। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो लिखा है पार्क वाज स्केयर्ड, पार्क एक निर्जीव चीज है, वो उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी, वो फीलिंग पैदा करेगी। कैसी फीलिंग पैदा कर रही थी, स्केयरिंग, डरावनी फीलिंग, डरावनी फीलिंग दे रही थी। मूवी वाज, पार्क वाज स्केयरिंग, पार्क बहुत डरावना लग रहा था। समझ गए होंगे आप इस चीज को कि कैसे इन दोनों में अंतर करना है। नेबरहुड वर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ये जो नेबरहुड होता है ना, नेबरहुड मतलब विसिनिटी, नेबरहुड मतलब क्या होता है, विसिनिटी, आस पड़ोस का एरिया। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस का सराउंडिंग एरिया। तो ये आस पड़ोस का एरिया, विसिनिटी, ये एक ग्रुप में ये एरिया की बात कर रहा है, ये प्लूरल नहीं होगा, ये आदमियों की बात नहीं बल्कि आस पड़ोस का पूरा एरिया की बात कर रहा है। ये क्या होगा, वाज, ये हमेशा सिंगुलर आते हैं। विसिनिटी हो गया, विसिनिटी मतलब आस पड़ोस का एरिया। नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आस पड़ोस का पूरा एरिया। वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, वो पूरा सब लोग भले पढ़ लें, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे आस पड़ोस का पूरा एरिया, माहौल पूरा डिस्टर्ब था।
विथ द लाउड म्यूजिक दैट वाज प्लेइंग। ध्यान देना, इस पर लोग कंफ्यूज हुए थे एग्जाम में कि लाउड म्यूजिक दैट वाज प्लेइंग, तो म्यूजिक दोनों सेंस में आ सकता है। म्यूजिक वाज प्लेइंग ये भी सही है। म्यूजिक वाज प्लेइंग मतलब गाना बज रहा था, गाना बज रहा था। और आप ये भी बोल सकते हैं, अरे म्यूजिक वाज बीइंग प्लेड, ये भी बोला जा सकता है। इस केस में आपका दोनों सही है। म्यूजिक वाज बीइंग प्लेड, गाना बजाया जा रहा था, ये भी सही है। और गाना अपने आप, आपने कुछ लगा दिया, अपने आप बज रहा गाना, तो म्यूजिक वाज प्लेइंग एकदम सही वाक्य है। और ये भी सही है, म्यूजिक वाज बीइंग प्लेड। तो दोनों के दोनों भाव सही हैं, इसमें गलती नहीं था। कि नेबरहुड पूरा बहुत डिस्टर्ब था, वो जो लाउड म्यूजिक जो कि बज रहा था एट द वेडिंग पार्टी, अच्छा पार्टी के लिए एट भी सही है। इन द बिग बंगला, बड़े बंगला में जो पार्टी के में जो म्यूजिक बज रहा था उससे पूरा नेबरहुड डिस्टर्ब था, वाज लग जाएगा। I think Virat Kohli will remain the captain of the Indian team in a year 2020। अब आप देखो क्या लिखा है, कोई भी साल आ आता है कोई भी के लिए, कोई भी एक लड़का, एक जैसे बोलते हैं आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, स्पेसिफिक नहीं करते हैं आप आर्टिकल ए वगैरह से। अब यहां आपने लिखा है सन 2020, ये साल एकदम फिक्स है। कौन सा साल है? 2020। जब ये खास साल की बात करेगा तो आप द डालेंगे। इन द ईयर 2020, कौन से साल में? 2020 में, ठीक है। इसी तरह जैसे आप बोलते हैं सीजन के पहले आप नहीं डालते, ऐसे लिखते हैं इन विंटर, इन विंटर लिख देते हैं आप, ठीक है, ये तो सही है इन विंटर। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे ऐसे लिखा रहता है इन द विंटर सीजन। अब ये विंटर की बात नहीं कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? मतलब इसका जो नाउन है वो सीजन है, और कौन सा सीजन है वो स्पेसिफिक बता रहा है, विंटर, इसलिए इसके पहले द लगा है। द किसके लिए लगा है? सीजन के लिए लगा है। ये सीजन कैसा है? विंटर सीजन है। ये वाक्य सही है क्योंकि यहां विंटर एडजेक्टिव के तौर पर आया है। ये किसकी बात कर रहा? सीजन की। और वो सीजन एक खास सीजन है, विंटर सीजन। और क्योंकि अगर ये सीजन कोई खास सीजन है तो उसके पहले दा लगा देंगे। जैसे ईयर, अगर ये ईयर कोई खास साल है 2020 तो उसके पहले क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे। वी कैन सी मच चेंजेज, देख रहे हो ये चेंजेज गिन सकते हैं आप, 2 चेंज हुआ, 5 चेंज हुआ, चेंजेज गिन सकते हैं। ये प्लूरल लिखा है, ये मच गलत है, यहां क्या आएगा? मेनी। ओह डियर द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल, ये तो बहुत भर्राटे से गलती आ रही है। देखो वन ऑफ, इसके बाद दा भी हमेशा चेक करो, वन ऑफ के बाद दा मिलेगा और ये प्लूरल होना चाहिए। ये प्लूरल नहीं है, इसका मतलब यहीं पर गलत है, ठीक है, उसको प्लूरल होना चाहिए था। आगे बढ़ रहा हूं। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट, टू मेक आउट मतलब किसी चीज को समझना, ये आप नोट कर लेना। टू मेक आउट, टू मेक आउट मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट, ये समझना, यहां डिस्टिंग्विश के सेंस में, टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस, ये समझना, ये अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल है कि वे दोनों ट्विंस हैं, कि वो दोनों जुड़वा हैं, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। बिकॉज दे डू नॉट रिसेंबल टू ईच अदर, क्योंकि वे दोनों एक जैसे दिखते नहीं हैं। जुड़वा
हैं, ये समझ पाना मुश्किल है क्योंकि वो दोनों एक जैसे नहीं दिखते। अक्सर जुड़वा बच्चे एक जैसे दिखते हैं तो आप पता पा जाते हैं कि जुड़वा बच्चे हैं। कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि वे जुड़वा बच्चे हैं क्योंकि दे डू नॉट रिसेंबल टू ईच अदर। अब दिक्कत क्या है, रिसेंबल कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। दे डू नॉट रिसेंबल ईच अदर क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं। और दो के लिए ईच अदर लगाते हैं, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। ये तो सही लिखा है, ईच अदर सही है। रिसेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है। द इनवाइटेड गेस्ट प्रीफर्ड, अब गलती क्या दिया होगा, सेट पैटर्न होता प्रीफर के बाद देन देता है, जो कि गलत होता। प्रीफर के बाद क्या लग जाएगा, टू, ठीक है। जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, प्रायर, पोस्टीरियर, इनके बाद टू आता है। तो आप ध्यान देंगे, एक आपका एल्डर, इसके बाद भी क्या आता है, टू। ये ब्लड रिलेशन के लिए आता है केवल। और एक आपका ओल्डर होता है, ओल्डर क्या लेता है, देन। ये नॉर्मल सबके लिए आता है। अगर आपके सगे भाई बहन की बात करेगा तो एल्डर लगाएंगे, आप ओल्डर नहीं लगाएंगे, उसमें एल्डर लगाएंगे। और ये एल्डर भी टू लेता है, ठीक है। एवरीवन आर, बहुत सिंपल गलती है, इज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बात और आप नोट कर लेना, इक्विप्ड विथ, ये बड़ा अच्छा प्रीपोजिशन होता है। इक्विप्ड विथ, किसी चीज से लैस होना। इक्विप्ड वाले में मैं अगर आपको और बता दूं, इक्विप्ड विथ, और आप देख लो, पैक्ड विथ, स्टफ्ड विथ, इन्फेस्टेड विथ, किसी चीज से भरा होना। इक्विप्ड विथ लैस, पैक्ड विथ, लोडेड विथ। जब किसी चीज से कोई चीज भरा होता है तो उसके लिए ज्यादातर विथ का प्रयोग करते हैं। पैक्ड विथ, स्टफ्ड विथ, इन्फेस्टेड विथ, लोडेड विथ, ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना। हाँ, एक फुल जरूर आता है, वो भी ध्यान दे, फुल ऑफ होता है, फुल ऑफ समथिंग, फुल विथ नहीं लगता, फुल ऑफ समथिंग। बाकी ये सब विथ लेते हैं। रिफर अबाउट नहीं लेता है, रिफर क्या लेता है, रिफर टू समबॉडी समथिंग, रिफर टू समथिंग। और रिफर का ही एक सिनोनिम आता अल्यूड। अल्यूड मतलब होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी को रिफर करना, रे इनडायरेक्टली किसी को रिफर करना। अगर इनडायरेक्टली किसी को रिफर करते हैं, अल्यूड आता है। इसी अल्यूड का नाउन बनता अल्यूजन। और ये अल्यूजन भी क्या लेता है, टू लेता है। ये अल्यूड भी क्या लेता है, टू लेता है। वन ऑफ द रीजन, देखो फिर ये गलती है, रीजन्स होगा। अ रॉयल बंगाल टिग्रेस एंड हर 3 क्यूब्स वाज, तो ये वाज नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, एक रॉयल बंगाल टिग्रेस, ठीक है, और उसके 3 बच्चे। तो वाज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। वर पॉइजन नहीं होगा यार, ये भी गलत लिखा है, सॉरी। ये आपका वर, ये हो जाएगा पॉइजन्ड, वर पॉइजन्ड, इनको जहर देकर मार दिया गया। साइंटिस्ट हैव, देख रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती लिखा, साइंटिस्ट हैव, ये प्लूरल डाला है, साइंटिस्ट सिंगुलर है। कई लोग ये करेंगे कि साइंटिस्ट के बाद हैज कर देंगे, तब भी गलत है। आप ध्यान देना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अगर आप यहां हैज करते हैं तब भी गलत है, बताओ क्यों। क्योंकि ये सिंगुलर साइंटिस्ट अगर रहेगा, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल डालना जरूरी है, अ साइंटिस्ट। लेकिन आप वाक्य पढ़ो एक बार,
क्या एक साइंटिस्ट की बात कर रहा है कि बहुत सारे की? देखो, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट, तो किसी एक साइंटिस्ट की बात नहीं चल रही है, इसलिए ये साइंटिस्ट पढ़ा, इसको साइंटिस्ट नहीं बल्कि क्या कर दो, इसको कर देंगे साइंटिस्ट्स। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अनाउंस किया है, तो आप गलती किस में निकालेंगे? इसमें, इसको कर देंगे साइंटिस्ट्स। वैज्ञानिकों ने हाल ही में अनाउंस किया है। इफ इंडिया विल विन द मैच दे विल विन द सीरीज, ये देखो फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल प्रेजेंट में रखेंगे, किसको? कंडीशन को प्रेजेंट में रखेंगे। इफ इंडिया विल विन, इफ इंडिया विल विन नहीं, इफ इंडिया, इफ इंडिया, देखो दे लिखा है इंडिया के लिए, ध्यान देना, इंडिया के लिए दे यूज किया है जब कंट्री का नाम टीम के तरह आता है। जैसे यहां इंडिया लिखा है, लेकिन ये एक किसकी तरह आया है? ये एक किसी क्रिकेट टीम वगैरह के लिए आया है। तो जब देश का नाम टीम के तौर पर आता है तो अक्सर उसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। क्योंकि यहां दे लिखा है इंडिया के लिए, इसलिए आप यहां विन लिखेंगे, विन्स ना लिखो, क्योंकि ये प्लूरल का सेंस दे रहा है, क्योंकि उसके लिए आपने दे डाल रखा है। तो जो सही तरीका होगा, आप विल को हटा दें बस, इफ इंडिया विन, ठीक है। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन, देखो ये निगेटिव ऑलरेडी है, आई डोंट रिकॉग्नाइज नन नहीं, आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस, डबल निगेटिव नहीं करते, आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी होगा, डबल निगेटिव नहीं होगा। अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग, एक दिल्ली को जाने वाली, जिसका गंतव्य क्या था? दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट थी, दिल्ली को जाने वाली एयरक्राफ्ट हैज टू मेक, बाध्यता वाला वाक्य, एक इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा मुंबई एयरपोर्ट पर, एज अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तो दिक्कत क्या है? एज अ वुमेन पैसेंजर डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। एक बार फिर से देखें, अ दिल्ली बाउंड एयरक्राफ्ट हैज टू मेक एन इमरजेंसी लैंडिंग एट मुंबई एयरपोर्ट एज अ वुमेन पैसेंजर सडनली डेवलप्ड। अच्छा, देखो दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत है टेंस की। ध्यान से जब देखोगे आप, ये देखो लिखा हैज टू बाउंड, ये प्रेजेंट में लिखा है कि करना पड़ता है, जबकि आप देखोगे ये लिखा है डेवलप्ड अ सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम। क्योंकि एक महिला को, ये देखो पास्ट में लिखा है, ध्यान देना, ये जो कारण है एज, देखो ये जो कारण है, क्योंकि महिला को सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, महिला को सीरियस ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई, इसलिए लैंड करना पड़ा था। पास्ट में जाएगा, क्योंकि ये पास्ट की बात है, इसको आप प्रेजेंट में नहीं रख सकते, क्या आएगा? हैज टू मेक नहीं आएगा, क्या आएगा? हैड टू मेक, क्योंकि ये न्यूज पूरा एक साथ लिखा गया है और ये न्यूज पास्ट का है, पास्ट की बात बता रहे हैं। जैसे 4 दिन पहले ही घटना हुई है, सपोज 4 दिन पहले घटना हुई है, मैं बता रहा हूं कि क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले एक महिला को सांस लेने में दिक्कत आ गई थी और जहाज को इमरजेंसी में मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा था, लैंड करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि महिला को दिक्कत आ गई थी। तो ये जो पास्ट में है तो हैज टू नहीं होगा, क्या होगा? हैड टू। ठीक है, बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, डेवलप, कोई बीमारी अगर आपको बन जाती है तो उसके लिए शब्द डेवलप आता है। ही हैज डेवलप्ड कैंसर, उसको क्या हो गया? कैंसर हो गया।
ही हैज डेवलप्ड अ सीरियस प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, उसको सीरियस ब्रीदिंग की समस्या डेवलप हो गई। समस्या, बीमारी डेवलप होने के सेंस में बोला जाता है कि उसको समस्या, बीमारी आ गई, तो उसके लिए क्या आता है, डेवलप शब्द। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट्स, डेमोलिशन ऑफ अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज आर बीकेम अ लेसन, यही गलत हो गया, आर बीकेम अ लेसन फॉर लैंड इंक्रोचर्स। आर बीकेम नहीं होना चाहिए, ये अगर आपको भाव अच्छा डालना है तो पहली बात तो आर और बीकेम कोई टेंस नहीं है, आर के साथ क्रिया का सेकंड फॉर्म कहां लगेगा, हैव बीकम, या तो ये डाल दो आप, प्रेजेंट परफेक्ट कर दो, ये बन चुका है एक लेसन, ये एक लेसन बन चुका है, या आर बिकमिंग अ लेसन। बेहतर वाक्य होगा कि आप ये भी ना लिखें, क्या लिखें, हैव बिकम अ लेसन, ये बेहतर वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डालना, क्योंकि ये बिकमिंग से बहुत अच्छा भाव नहीं आ रहा है। तो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के अनुसार अनऑथराइज्ड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज का, अरे यार इसमें तमाम गलती है, देखो ये भी गलत है, देखो अभी भी गलत है, ये सब्जेक्ट क्या है इसका, डेमोलिशन, तो आर बीकेम भी गलत है, डेमोलिशन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए आप डालेंगे हैज बीकम, ठीक है, क्योंकि वो हैज जाएगा, सिंगुलर है डेमोलिशन, ठीक, हैज बीकम अ लेसन। तो बहुत बड़ी गलती थी इसमें, सब्जेक्ट वर्ब भी गलत था, प्लस टेंस भी गलत था, प्लस टेंस का स्ट्रक्चर भी गलत था। आई लर्न टू अडॉप्ट क्विकली टू न्यू स्कूल्स, ठीक है, यहां तक तो ठीक लिखा, आई लर्न टू अडॉप्ट क्विकली, मैंने सीखा जल्दी जल्दी अपने आप को ढालना, टू न्यू स्कूल्स, नए स्कूल्स में, बिकॉज वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेज क्वाइट फ्रीक्वेंट। अब देखो आप पढ़ो, वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेज फ्रीक्वेंट, वी मूव्ड टू न्यू प्लेसेज फ्रीक्वेंट की फ्रीक्वेंटली, ये एडजेक्टिव डाला है, जबकि आपको टाइम बताना है। हम लोग मूव करते हैं नए नए जगहों पर, अक्सर हम लोग नए नए जगहों पर मूव करते हैं, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं होता, ये आपका गलत लिखा, क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड, बहुत बड़ी गलती है सब्जेक्ट और वर्ब की, यहां सब्जेक्ट क्या है, पॉलिसी, पॉलिसी नीड नहीं होगा, पॉलिसी नीड्स टू बीकम, क्योंकि नीड यहां मेन वर्ब के रूप में आया है, क्यों, क्योंकि आगे मैंने बताया भी था अभी कि जो पॉजिटिव होता नीड और डेयर का, वो आप मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है, तो नीड्स होगा। हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप वाक्य में देखते रहो। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज, ध्यान देना ये पास्ट में लिखा है और यहां प्रेजेंट मिक्स कर रहा है, अब तो गलती पकड़ में आ जाएगी। डिड यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डज नॉट लाइक इट, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, क्या इन दोनों को एक साथ आप पास्ट में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो यहां ये लिखा, यहां ये लिखा है, दो जगह गलती नहीं हो सकती, इसका मतलब आप इसको प्रेजेंट करो, क्या करोगे, डू यू नो वेदर वी कैन एक्सचेंज द ड्रेस इफ माई सिस्टर डज नॉट लाइक इट, क्या आप जानते हो कि, क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या हम लोग अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं अगर मेरी सिस्टर को पसंद नहीं आता है तो, ठीक है, तो यहां पर आप लगाएंगे डिड को डू, क्योंकि टेंस मिसमैच कर रहा है। दे हैड टू वेट, देखो पास्ट में लिखा है, ध्यान देना, दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेज, अच्छा ये तो यहां लगेजेज में गलती आ गई, वेट फॉर लेता है ये भी सही था, हैड टू के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म वो भी सही था,
ये देखो ये भी सही था, दे गॉट। क्यों? क्योंकि ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, वो भी ठीक लिखा है। टेंस सही था यहाँ। यहाँ आपका नाउन में गलती है, लगेज, बगेज, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ट्रैफिक, प्रोड्यूस, इक्विपमेंट, अम्युनिशन, ठीक, वर्क, ये सब क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। वर्क जब रचना के सेंस में आता है तो आप काउंटेबल उसको कंसीडर करते हो। जैसे पंत, पंत के रचनाएं, वर्क्स ऑफ पंत आर ग्रेट, पंत की रचनाएं बहुत महान हैं, ठीक है। दिस फर्नीचर, ये भी वही गलती, फर्नीचर भी देखो आ गया, फर्नीचर भी आपका अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, इसको आप करेंगे फर्नीचर, और हैज तो सही लिखा है, ठीक है। प्लेनिटी ऑफ पीपुल लाइक्स, प्लेनिटी ऑफ पीपुल, देखो पीपुल काउंटेबल है, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, और उसमें से प्लेनिटी, उसमें से अधिकांश लोग, ये प्लूरल हो गया, इसका सब्जेक्ट क्या? प्लेनिटी। आप ध्यान देना इस चीज को, अगर ऐसा लिखा है प्लेनिटी ऑफ बॉयज, प्लेनिटी ऑफ बॉयज लिखा है, अगर ये बॉयज प्लूरल है तो इसका प्लेनिटी वाला हिस्सा भी प्लूरल आएगा, इसलिए यहां पर पड़ेगा आर। यही प्लेनिटी अगर मैं डाल दूं प्लेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वाज गिवन कि वर गिवन, तो आप समझ जाएंगे ये डिपेंड करता है ये प्लेनिटी क्या चीज है। यहां बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो प्लूरल हो गए, आर आएगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन तो सिंगुलर ही रहेगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो इसका जो प्लेनिटी का हिस्सा है ये भी अनकाउंटेबल होगा, और ये हो जाएगा वाज। तो आप जानते रहे इस तरह से, इस तरह सब में चलता है। सम ऑफ इंफॉर्मेशन वाज, सम ऑफ बॉयज आर, इसी तरह से सब में चलता है रूल। When the boys were playing, ध्यान देना पास्ट में, जब मैच खेल रहे थे, इट सडनली स्टार्ट्स रेनिंग, अब ये देखो प्रेजेंट में लिखा है, जब लड़के मैच खेल रहे थे तो बारिश होने लगी, होना चाहिए इट सडनली, ये गलत लिखा है, इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग। एक काम हो रहा था उसी दौरान दूसरा काम होने लगा। जब बच्चे मैच खेल रहे थे तो बारिश होने लगी उसी दौरान। ये अक्सर वाक्य आता है कि एक काम के दौरान दूसरा काम होना, जो काम जारी होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसके दौरान जो काम, दूसरा काम अचानक शुरू हो जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ये काम जारी था, जब बच्चे मैच खेल रहे थे उस दौरान, ये कंटिन्यूअस में, ये काम जारी था, उसी दौरान अचानक एक और काम शुरू हो गया, बारिश होना, अचानक बारिश होने लगा, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं रखेंगे, ये अचानक होने लगा, तो ये इंडेफिनिट में। द पब्लिक्स आर, ये गलत है, पब्लिक्स नहीं करते कभी, आप पब्लिक को पब्लिक ही रखते हैं। और आप एक चीज जान लें कि ये पब्लिक आपका अधिकांश समय आप सिंगुलर ले सकते हैं, लेकिन इसका प्लूरल भी सही होता है, इसको आप चाहे सिंगुलर ले लें चाहे प्लूरल ले लें, ठीक है। इसी तरह पॉपुलेशन, पॉपुलेस आता है, पॉपुलेस, पॉपुलेस इसी तरह आता है, इसको भी चाहे सिंगुलर ले लो चाहे प्लूरल ले लो, पब्लिक चाहे सिंगुलर ले लो चाहे प्लूरल ले लो, पर पब्लिक्स नहीं होगा, ये अरे ये गलती है इसमें। According to a recent study, drinking green tea thrice a week is associated with a longest and healthy life. सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे, द लॉन्गेस्ट एंड हेल्दी लाइफ। पीपुल विथ फुल टाइम सीडेंट्री जॉब्स, सीडेंट्री जॉब्स वो जॉब्स होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा समय तक
बैठे रहते हैं एक बेंच पर, जैसे बैंक का नौकरी, और इस तरह जो भी कहीं भी जहां ज्यादातर आप एक डेस्क पर बैठे रहते हैं, ठीक है। क्लर्क कहीं पर हैं स्कूल में, और इस तरह उनका काम है कि दिन भर एक उस पर बैठ के अपना एंट्री करें, कुछ चढ़ाएं, तो कुछ डेटा वगैरह जो है कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं। तो ये सब क्या होता है, सीडेंट्री जॉब होता है, एक जगह पर आप बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। पीपुल विथ फुल टाइम सीडेंट्री जॉब्स। हु कम्यूटिंग, अब हु के बाद आप क्या लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की मदद से, जो कि यहां नहीं लिखा, हु कम्यूटिंग लिखा है, तो हु कम्यूटिंग नहीं होगा, हु कम्यूट होगा, क्योंकि आपको टेंस लिखना था। विशेषता किससे लिखना है, रिलेटिव प्रोनाउन से। जब भी आप विशेषता लिखेंगे पूरा एक वाक्य लिखते हैं। माई ब्रदर हु लिव्स इन अमेरिका, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, ठीक है। तो कम्यूट करना मतलब यात्रा करना होता है, कम्यूट लॉन्ग डिस्टेंसेज। ये किसके लिए डालना है, पीपुल के लिए डालना है, पीपुल विथ फुल टाइम सीडेंट्री जॉब्स। हु पढ़ा है, ये हु किसको रिफर कर रहा है, लोगों को, ये प्लूरल है, इसलिए मैंने यहां कम्यूट डाल दिया है। व्हेन आई मेट अकबर, अच्छा ये तो रिपीट हो चुका है, तो ये वन ऑफ आ नहीं होगा, वन ऑफ द होगा। योर स्किल, ये भी रिपीट क्वेश्चन, लाइज होगा। अच्छा ये एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, लाइज होगा। द परफॉर्मेंस ऑफ आवर प्लेयर्स इज वर्स्ट देन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तुलना वाला, कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन आपका ये वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये गलत है। आपको देन दिख रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, तुलना करते हैं जब आप, तो बैड, और इसका चलता है वर्स, और सुपरलेटिव चलता है वर्स्ट। तो आपको दैन लगा है, तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है, यहां वर्स्ट नहीं आएगा, वर्स आएगा। A panel has been formed to look within the security needs, जांच करने के सेंस में जो आता है, लुक रोज न्यूज़पेपर में आता है, एक पैनल बनाया गया है किसी चीज में जांच करे, तो लुक इनटू द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज, कॉलेज की कितनी सिक्योरिटी की नीड है, उस मुद्दे में छानबीन जांच करने के लिए एक पैनल गठित कर दिया गया है। लुक इनटू सम मैटर, किसी मुद्दे को बारीकी से देखना। प्रोब इनटू, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेशन इनटू, ये सब इनटू लेते हैं आपके। डिड यू टेल टू योर मदर, ये प्रीपोजिशन का मिस्टेक है, तीन आप जानते रहें। टेल समबॉडी, ठीक है, और आपका आ जाता एडवाइज समबॉडी, इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, एडवाइज समबॉडी। और एक आपका, एक और कुछ आपका देखो आता है जो बहुत पूछा जाता है, ये इनके बीच में टू नहीं रहता। अच्छा, सजेस्ट समथिंग टू समबॉडी, ठीक है, और एक्सप्लेन, ये जो एक्सप्लेन होता है, एक्सप्लेन भी टू समबॉडी लेता है, एक्सप्लेन टू समबॉडी। टेल और एडवाइज एक रिक्वेस्ट आता है, ये भी कई बार पूछा गया है, एक साथ आप कर लें, रिक्वेस्ट समबॉडी, ये रिक्वेस्ट भी बीच में टू नहीं लेता, एडवाइज भी टू नहीं लेता, टेल भी टू नहीं लेता, और इधर सजेस्ट समथिंग टू समबॉडी, ठीक है, एक्सप्लेन टू समबॉडी, या सजेस्ट के बाद सीधा आप जोड़ सकते हैं सजेस्ट दैट, आई सजेस्टेड दैट, या जोड़ सकते हैं सजेस्ट डूइंग समथिंग, ये कभी सजेस्ट समबॉडी टू डू समथिंग नहीं आता, ठीक है।
कि अगर आप ऐसा सोचें कि सजेस्ट समबॉडी लिख दें टू डू समथिंग, ये नहीं आता स्ट्रक्चर। सजेस्ट समबॉडी टू डू समथिंग ये गलत है, ठीक है। सजेस्ट समथिंग टू समबॉडी हो सकता है, या सजेस्ट दैट डाल दो, या सजेस्ट डूइंग समथिंग डाल दो, ठीक है। ये 3 पे याद रखना, इसमें टू नहीं लगता, डायरेक्ट चलते हैं। टेल समबॉडी, एडवाइस समबॉडी, रिक्वेस्ट समबॉडी, ये बार बार घुमा घुमा के सवाल आता है। और एक्सप्लेन टू समबॉडी, सजेस्ट समथिंग टू समबॉडी। तो यहां टेल टू योर मदर गलत था। हैड बेटर के बाद बहुत बार बता चुका हूं, हैड बेटर का जो स्ट्रक्चर है, हैड बेटर इक्वल टू होता है शुड। हैड बेटर का मतलब आता है शुड, और शुड के बाद आप जानते हैं कि शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसी तरह हैड बेटर के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आता है। और अगर निगेटिव करना है, जैसे मैं एक वाक्य लिख दे रहा हूं, यू हैड बेटर स्टडी हार्ड, अच्छा होगा कि आप कड़ी मेहनत कर लो, या यू शुड स्टडी हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर इसका निगेटिव बनाओगे, यू हैड बेटर नॉट स्टडी हार्ड, यू हैड बेटर नॉट स्टडी हार्ड। जैसे शुड नॉट लगाते ना, ऐसे शुड लिखते हैं यहां पर, तो वही शुड का एकदम भाव चलता है। अगर शुड आप इसकी जगह रख दो तो इसके बीच में नॉट नहीं लगेगा, ये पूरा एक वो चलता है हैड बेटर, और उसके बाद आप यहां नॉट लगा देंगे। और नॉट के बाद जैसे शुड में, यू शुड नॉट डू, यू हैड बेटर नॉट डू। आर्यन टोल्ड सिमरन, ये तो सही लिखा टोल्ड वाला, डोंट वरी आई कैन बी एबल टू क्लाइंब। अब इसमें देखो, जैसे आई एम एबल टू स्विम, मैं तैर सकता हूं। इसी वाक्य को आप लिख सकते हैं आई कैन स्विम। देखो क्या है, ये जो एबल है, एबल आपकी एबिलिटी को बताता, आपकी क्षमता बताता है, और कैन भी क्षमता बताता है। आई कैन स्विम मतलब मैं तैर सकता हूं, मेरी क्षमता है तैरने की। तो ये जो कैन और एबल हैं, ये दोनों ही क्षमता बताते हैं। तो इन दोनों को एक साथ आप कभी यूज नहीं करते, एक साथ यूज नहीं किया जाता कि कैन बी एबल टू कर दो, या तो कैन लिख दो या तो आई एम एबल टू कर दो। इसके 2 तरीके हैं, आई एम, अब बी भी हटाओ, आई एम एबल टू क्लाइंब, या पूरा हटाकर आई कैन क्लाइंब कर दो, ठीक है। आई एम एबल टू क्लाइंब या आई कैन क्लाइंब दैट ट्री, दोनों में से कोई भी डाल दो आप। जैसे अब आप कंजंक्शन में जो कंडीशनल वाले होते हैं, इफ, अनलेस और सपोज, इन केस, इसमें क्या होता है, जैसे आप 2 कंडीशन को एक साथ नहीं ले सकते, दो, जैसे इन केस इफ, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इन केस से भी आप कंडीशन लिखते हैं और इफ से भी, तो आप 2 कंजंक्शन एक साथ यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाता है। उसी तरह 2 कीवर्ड एक ही डायरेक्शन के आप यूज कर रहे हैं, कैन और एबल टू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 2 निगेटिव यूज नहीं करते आप, ठीक है। हैव आई एवर टोल्ड यू व्हाट लवली पिकल्स माई ग्रैंडमदर यूज्ड टू मेड,
व्हेन शी वाज इन विशाखापत्तनम। क्या मैंने आपको कभी बताया कि कितनी सुंदर अचार मेरी मम्मी बनाया करती थी जब वो विशाखापत्तनम में रहती थी। सब तो सही लिखा है, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा। यूज्ड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इससे आप क्या बताते हैं? पास्ट का आदत, पास्ट का आदत बताते हैं यूज्ड टू मेड। तो ये आपका यूज्ड टू मेड नहीं होगा। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैड अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी विथ स्पेक्टाकुलर कल्चरल परफॉर्मिंग्स। ये परफॉर्मेंस होता है, स्पेक्टाकुलर कल्चरल परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग नहीं, इसका तो नॉर्मली आप बोलते ही हैं, परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस नाउन होता है इसका, परफॉर्मिंग नहीं होता। मोस्ट डोमेस्टिक हेल्प, अरे माई डोमेस्टिक हेल्प वाज टेकिंग इल, वाज टेकिंग इल नहीं होगा, बीमारी ले रहा था, बीमारी ले रहा था नहीं, वाज, चाहे तो कर दो वाज इल, चाहे तो ये भी बोला जाता है वाज टेकन इल, बीमार पड़ गया। वाज टेकन इल, वाज के बाद थर्ड फॉर्म, वाज टेकन इल, बीमार पड़ गया। वाज टेकिंग इल नहीं होगा, वाज टेकन इल, या डायरेक्ट बोल दो वाज इल। ठीक है। थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड। मैन ऑफ वर्ड मतलब अपने शब्दों का पक्का आदमी है। थॉमस, वर्ड मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। अगर ये वर्ड लिखा होता है, वर्ड मतलब होता है प्रॉमिस, वर्ड मतलब होता प्रॉमिस, वादा। मतलब थॉमस अपने शब्दों का पक्का आदमी है, मतलब अपने शब्दों से मुकरता नहीं है। हु हैव बीन प्लेइंग, अब गलत हो गया, लेकिन ये थॉमस के लिए हु डाला, ये तो ठीक था, लेकिन हैव नहीं पड़ेगा थॉमस के लिए, क्या आएगा? है जाएगा। दो शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, शी कुड नॉट डू दैट आउट इन फियर, शी कुड नॉट डू दैट आउट ऑफ फियर। ये आउट ऑफ सम इमोशन, ये होता है आउट ऑफ सम इमोशन, जैसे आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर मतलब डर की वजह से। शी कुड नॉट डू दैट, देखो क्या लिखा है, यद्यपि कि वह शी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, वो काम को सही समय पर खत्म कर सकती थी, फिर भी वो खत्म नहीं कर पाई आउट ऑफ फियर, डर की वजह से, डर की वजह से वो काम को खत्म नहीं कर पाई। जैसे एसएससी के एग्जाम में मैथमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों को आता रहता है, लेकिन वहां एग्जाम के प्रेशर के चलते आप कर नहीं पाते। आप यद्यपि कि आप उन सवालों को अगर घर पर लगाएं तो सारे कर ले जाएं, लेकिन वहां एग्जाम हॉल में वो प्रेशर के चलते, डर के चलते, वो प्रेशर के चलते आप नहीं कर पाते हैं आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ फियर, डर की वजह से। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन, ये विशेषता लिखी है किसकी? तरीके की। कौन सा तरीका? सबसे सिंपलेस्ट तरीका किस चीज के लिए? टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर रिकॉग्निशन पाने का, प्रॉपर पहचान बनाने का, पाने का सबसे सरल तरीका। ये सिंगुलर ही तो है, सिंपलेस्ट वे आर, ये गलत है, सिंपलेस्ट वे इज। द मैन विथ अ लॉस्ट आई, ये आदमी की विशेषता लिखा, आदमी जिसकी एक आंख खो चुका था, एक आंख नहीं था, है, तो ये आदमी के लिए जोड़ रहा ना, तो क्या होगा? हैज बीन एक्यूज्ड, अरे इसमें और गलती है यार, एक्यूज्ड फॉर मर्डर ऑफ,
एक्यूज्ड, अच्छा मैन हैज बीन एक्यूज्ड, वो ठीक है, वो चल जाएगा फिर भी। मैन हैज बीन एक्यूज्ड फॉर मर्डर, बहुत अच्छा नहीं है वैसे तो, गलती यहां भी आना चाहिए यार, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर होना चाहिए, एक्यूज्ड ऑफ लेता है, लेकिन आप, अच्छा इसी में है ना सब गलती, अच्छा इसी में सब दिया है, देखो ध्यान दो, तो इसको आप ऑफ भी कर दो और इसको आप क्या भी कर दो, हैज भी, दोनों गलतियां एक ही पार्ट में है तो चल जाएगा। हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, एक्यूज ऑफ लेता है और ब्लेम फॉर लेता है। आप यहां पर ध्यान दें, मैं 3 लिख दे रहा हूं, एक्यूज, कन्विक्ट, एक्यूज ऑफ, कन्विक्ट ऑफ, और अब एक और आता है कुछ इसी तरह, आरोप जो है, और ये जो ब्लेम होता है ये ब्लेम फॉर लेता है, ये जो ब्लेम होता है ब्लेम फॉर समथिंग, एक्यूज, कन्विक्ट, ये सब ऑफ लेते हैं। एक और कुछ मिस हो गया, अभी मुझे इस समय दिमाग में आ नहीं रहा, ठीक है तो वो गलत था। आगे बढ़ता हूं, अब यार दिमाग में नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में सोच रहा हूँ कि आ जाता तो बता देता आपको, लेकिन अब नहीं आएगा। सम ऑफ द इश्यूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया नाउ अ डेज हैज, ध्यान देना, ध्यान देना सब्जेक्ट पर, सम ऑफ द इश्यूज, अभी मैंने बताया था ये इश्यूज प्लूरल है, ये इश्यूज प्लूरल है तो इसका कुछ, सम ऑफ द इश्यूज ये प्लूरल हो गया, क्योंकि ये प्लूरल है तो इसका कुछ हिस्सा भी प्लूरल आ जाएगा, और ये हैज नहीं होगा, हैव आ जाएगा, ये हैज नहीं होगा क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड, अब देखो ब्लेम फॉर आ गया, कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स, इट्स गलत हो गया, ये जो आपने डाला है ये कैट्स के लिए डालना था, क्या आता, डियर आएगा, क्या आएगा, डियर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल लिखा कैट्स, आगे डियर डाला भी है, फॉर दियर बिहेवियर टू दियर मास्टर्स, तो ये दियर आएगा। अब लास्ट हम लोग उस पर चल रहे हैं, फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ये भी कवर कर लेते हैं, सीपीओ 2020 के जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग देख लें। When he goes on a business trip, जब भी कभी वो बिजनेस ट्रिप पर जाता है वो अक्सर अपनी वाइफ को भी लेकर जाता है, तो ये वाक्य, वह जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाता है अपनी वाइफ को लेकर जाता है, ये दोनों वाक्य आदत बता रहे हैं, मिलकर आदत बता रहे हैं कि मैं जब भी घर से जाता हूं स्कूल के लिए हमेशा अपना टाई पहन कर जाता हूं, तो बैग लेकर जाता हूं, ठीक है, इस तरह की बातें आदत बताती हैं। देखो ये सही लिखा है, जब भी वह बिजनेस ट्रिप पर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब भी कभी वो बिजनेस ट्रिप पर जाता है, देखो लिखा है वह अक्सर अपनी वाइफ को लेकर जाता है, ये गलत है, ही, ये दोनों वाक्य प्रेजेंट में जाएंगे क्योंकि इन दोनों से आदत का पता चल रहा है। ही टेक्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को साथ लेकर जाता है। आई एम हियरिंग आई स्ट्रेंज नॉइज नाउ, नाउ भले पड़ा है, नाउ भले पड़ा है, लेकिन ये जो हियर है, आई एम सीइंग, आई एम हियरिंग, ये आई एम टेस्टिंग, तो जो आप इंद्रियों के जरिए कोई क्रियाकलाप करते हो, जो फीलिंग आती है उसको आप कंटिन्यूअस में नहीं रखते, ठीक है, सी, हियर, टेस्ट, ठीक है, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये बिलीव, बिलीव करना, मतलब अब इसमें तमाम थिंकिंग प्रोसेस है, किसी चीज को अपने पास रखना, इसका मैंने पूरा लिस्ट बताया था, तो उसमें आप इसको आई हियर करोगे, इसको किस में करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे,
क्योंकि कुछ क्रियाएं, लिस्ट आप देख लेना फिर से, क्योंकि कुछ वर्ब्स ये जो हैं इनको हम लोग कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते। इसको मैंने ऊपर बताया था आपको। ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस। अ लिटिल नर्वस मतलब यहाँ पॉजिटिव सेंस में बता रहा है, हम लोग थोड़ा नर्वस थे, हम लोग काफी नर्वस महसूस कर रहे थे। व्हेन वी केम इनटू दिस रूम, ये भी सही लगा, केम इनटू रूम, जब हम लोग रूम में घुसे। आज, आज लिखने से मत जाना, आज आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो सकता है। जैसे मैं आज सपोज आज 4 PM हो रहा है, 4 बज रहा है आज, और मैं आज अगर सुबह की बात करूंगा, मैंने कहा आज 7 बजे बारिश हुई, तो मैं प्रेजेंट थोड़ी लिखूंगा, अब तो ये पास्ट है ना। तो आज प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं और पास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो समय का गैप जैसा रहे। तो आज से मत जाना, ये पास्ट में एकदम सही लिखा है, क्योंकि ये दोनों पास्ट में है। हम लोग नर्वस थे, और कब नर्वस थे? जब हम लोग रूम में घुसे। तो ये पास्ट में लिखा है, ये भी पास्ट में लिखा है, एकदम सही है। और केम इनटू लिखा है, ये भी एकदम सही लिखा है। अ लिटिल नर्वस, यहां थोड़ा पॉजिटिव सेंस है, मतलब हम लोग काफी नर्वस थे, तो अ लिटिल वहां पर सही है। थोड़ा बहुत काफी के सेंस में आया है तो ठीक है, हम लोग काफी नर्वस थे जब हम लोग रूम में घुसे, तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब ये देखो, ये लिखा ये कब करते हैं? ऐसे वाला, आप ध्यान दो, जब आप ऐसे करते हैं, ये चुप रहने का इंडिकेशन होता है। ऐसा एकदम चुप्पी, कि चुप रहो। समवन लिसन्स टू आवर कन्वर्सेशन, कोई हमारी बातचीत को सुनता है। आप ध्यान दो, जब आप एकदम आप फील करो इस चीज को, जैसे बैठे हो आप ऐसे, अब आप बोलोगे जब, तो ये आदत नहीं बताएगा, इससे इससे आपका आदत का भाव नहीं आ रहा। क्या कहना चाह रहे हैं कि चुप रहो, कोई हम लोगों की बात सुन रहा है। ये कंटिन्यूअस में जाएगा वाक्य, जो भाव है आप देखो, कह रहा है बिल्कुल चुप रहो, कि समवन इज लिसनिंग, चुप रहो बिल्कुल। समवन इज लिसनिंग टू आवर कन्वर्सेशन, कोई हमारी बातचीत सुन रहा है, बिल्कुल चुप रहो। ये आपका कंटिन्यूअस में जाएगा। समवन यहां लगाएंगे आप। द सन राइजेज एट, अब कई लोग रटे होते हैं, सन राइजेज, अरे यस्टरडे की बात चल रही, कल मॉर्निंग में किसी खास दिन की बात चल रही है। कल मॉर्निंग में सन उगा था 6:35 पर, तो राइजेज नहीं होगा, राइज पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे रोज। कल सुबह में 6:35 पर सन उगा था, सूरज का उदय हुआ था 6:35 पर। कल की बात बता रहा है, किसी एक दिन की, कोई आदत नहीं बता रहा। डू यू अर्न सो मच टू मेक बोथ हैंड्स मीट, क्या आप इतना कमाते हो कि आपका जीवन यापन हो सके? टू मेक बोथ हैंड्स मीट, कि आपका जीवन यापन हो सके। इसके लिए आता है टू एक आउट अ लिविंग, जीवन यापन करना, ठीक है, टू एक आउट अ लिविंग, ये भी आता है जीवन यापन करने के लिए। तो कह रहा है, अब आप ध्यान दो, जैसे ये सो कब यूज करते हो आप? ये सो, जैसे ये सो तब यूज करते हो जब आगे आपको दैट मिलता है, ऐसे लिखते हो, ऐसे, ही अर्न्स, ही अर्न्स सो मच दैट, वह इतना कमाता है। अब ऐसे वाक्य में आप सो यूज करते हो, ही अर्न्स सो मच दैट ही कैन बाई आ, ही कैन बाई आ
अ होल सिटी, कि वो एक पूरा शहर खरीद सकता है, इतना कमाता है। तो कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं। तो ही अर्न्स सो मच दैट, वह इतना कमाता है। तो ये सो वाला दैट से चलता है, और ये यहां पर एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए आता है। ठीक है, यहां पर ये एडवर्ब ही अर्न्स, वह कमाता है, मच, सो मच, इतना कमाता है। तो ऐसे में आप सो दैट डालते हैं, तब आप लगाते हैं। और अगर नहीं है तो नॉर्मल वाक्य है, देखो, डू यू अर्न, सो मच नहीं होगा, डू यू अर्न मच एनफ, डू यू अर्न मच एनफ। जब एनफ एडवर्ब होता है, एडवर्ब है यहां, क्योंकि ये मच की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है, तो वो हम लोग बाद में लिखते हैं। जब एडजेक्टिव होता है, जैसे आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी, अब यहां एनफ एडजेक्टिव है तो हम पहले लिख देंगे। ठीक है, पहले लिख दिया जाता है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है यहां पर। यहां ये मच की विशेषता बता रहा, मच क्या है, यहां मच एडवर्ब है, इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा, तो ये भी एडवर्ब हुआ, और जब ये एडवर्ब होगा तो ये इसके बाद लिखा जाएगा। तो यहां पर जो वाक्य है आएगा मच एनफ, डू यू अर्न मच एनफ, क्या आप इतना पर्याप्त कमाते हो, टू मेक बोथ एंड्स मीट, कि आपका जीवन यापन हो सके, क्या आप इतना पर्याप्त कमाते हो कि आपका जीवन यापन हो सके। तो आपका यहां जाएगा मच एनफ। अब जैसे ये अगर बोलोगे ही इज सो स्मार्ट, ये ऐसे वाक्य नहीं सही है। ये जब आपको ना दैट जोड़ना होगा तभी लगेगा सो, अदरवाइज करेंगे ही इज वेरी स्मार्ट, ये वाक्य सही है। हाँ, सो स्मार्ट कब डालते, ही इज सो स्मार्ट दैट। अब दैट से कोई वाक्य जोड़ो, ही इज सो स्मार्ट दैट एवरीवन लाइक्स हिम, वह इतना स्मार्ट है कि उसको हर कोई पसंद करता है। ठीक है, तो ये सो वाला वाक्य तभी जोड़ेंगे जब आपको आगे दैट से जोड़ना होगा, और नॉर्मल वाक्य होगा तो वेरी जोड़ देंगे, क्योंकि यहां सवाल पूछा जा रहा था क्या आप इतना कमाते हो, इसलिए यहां एनफ डालना उचित है। क्या आप इतना पर्याप्त कमाते हो कि आपका जीवन यापन हो सके। Nobody has ever listened to me so attentive. Nobody has listened to me. attentive नहीं, ये listen की विशेषता बता रहा, किसी ने मुझे सुना नहीं आज तक इतने ध्यान से। तो attentively होगा, क्या होगा, attentively, क्योंकि ये एडवर्ब है। Nobody has ever listened to me, आज तक किसी ने मुझे सुना नहीं, so attentively, इतने ध्यान से। I remember a friend to me, a friend to me नहीं, a friend of mine, ये ऐसा लिखा जाता है स्ट्रक्चर, a friend of mine, मेरा एक दोस्त। I remember a friend of mine, मेरा मुझे एक दोस्त याद है। बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज, जो बहुत सारे शूज लेता था एट अ सेल, एक सेल से जो कई सारे जूते एक साथ ले लेता था, मुझे वो दोस्त याद है। ही वॉन्डर्ड, व्हाट वाज द रीजन फॉर हर रिफ्यूजल। एक वाक्य लिखा ही वॉन्डर्ड, उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसको थोड़ा समझ में नहीं आया कि आखिर क्या रीजन था उसके रिफ्यूजल का। ठीक है, कि उस लड़की ने इस लड़के को साथ में ले जाने से क्यों मना कर दिया, वो समझ नहीं पा रहा था। तो समझ में आए चाहे ना आए वो बात, ये सवाल समझ में आना चाहिए आपको। ही वॉन्डर्ड एक वाक्य है, ये एक वाक्य है, और ये व्हाट यहां पर काम कर रहा है
कंजंक्शन का, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये है। तो ये गलत लिखा, व्हाट वाज द रीजन नहीं होगा, व्हाट द रीजन वाज, व्हाट द रीजन वाज, कि आखिर क्या वजह थी वो समझ नहीं पा रहा था। यहां व्हाट कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन के बाद जो वाक्य लिखा गया है उसका सब्जेक्ट द रीजन है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है और आप नॉर्मल वाक्य लिख देंगे। आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज। शी हैज बीन वर्किंग टायरलेसली सिंस आवर्स, कई घंटों से। जब पीरियड बता देता है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 10 दिन से, 20 दिन से, 15 साल से, इसके लिए क्या डाल देते हैं आप, फॉर। और पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जैसे 2 बजे से, एग्जैक्ट पॉइंट बताए 2 बजे से, और कब से बता दे, जैसे संडे से, 2005 से, मैं जब से शहर छोड़कर गया हूं तब से, मैं जब से हाई स्कूल पास किया हूं उस दिन से। तो ये सब के लिए क्या आता है, ये सब के लिए सिंस आता है। जब आप क्या बता देते हैं, पॉइंट बता देते हैं, क्या बता देते हैं, कोई एग्जैक्ट पॉइंट किसी काम के शुरू होने का, एग्जैक्ट पॉइंट बता देते हैं। जैसे 2 बजे से, संडे से, 2005 से, जब से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है तब से, जब से मेरी उससे लड़ाई हुई है तब से, ये सब क्या है, सिंस। और 2 घंटे से, 5 घंटे से, 15 दिन से, 20 दिन से, 10 साल से, ये सब क्या लगेगा, ये। अच्छा, एक आता है एजेज, सदियों से, इसके लिए भी क्या आएगा, फॉर एजेज, सदियों से, ये भी आएगा, कई सदियों से, फॉर एजेज। और एक टाइम इमेमोरियल वाला आता है, तो उसके लिए सिंस टाइम ये रहता है, आई थिंक इमेमोरियल। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, स्पेलिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, एक बार चेक कर लें। हाँ, यही ठीक है, इमेमोरियल रहता है, सिंस टाइम इमेमोरियल। और या इसके लिए आप ये भी डाल देते हैं, फ्रॉम भी, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, ठीक है। तो ये दोनों में से आप डाल देते हैं। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग, यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। देखो भाव क्या कह रहा है कि आप एक हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते यद्यपि कि आप स्मोकिंग बंद कर दो। अरे काहे नहीं जी सकते, अगर स्मोकिंग बंद कर दोगे, यहां निगेटिव डालना है। अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करोगे, अगर आप स्मोकिंग बंद नहीं करोगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते। तो यहां होना चाहिए अनलेस, अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग, जब तक कि आप स्मोकिंग करना नहीं बंद करोगे तब तक आप हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते, ठीक है। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ, मुझे दीवार का सहारा लेना पड़ा ताकि ये मतलब दीवार खड़ी रहे। दीवार को सहारा दे रहे थे, दीवार से आप सहारा ले रहे थे अपने आप को स्टेडी रखने के लिए। ये देखो लिखा इटसेल्फ, ये तो दीवार के लिए पड़ा है। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल, मुझे दीवार पर टिकना पड़ा, टू स्टडी माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को, जैसे आप थोड़ा लड़खड़ा के गिर रहे थे और आपने दीवार का सहारा लिया, टू स्टडी माई सेल्फ, ताकि आप अपने आप को टिका सकें।
स्टेबल बना सकें, अन्यथा मैं गिर गया होता। मतलब आपने दीवार का सहारा लिया अपने आप को स्टीडी पोजीशन में लाने के लिए, तो यहां माई सेल्फ होगा। आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग, ये जो होता है ना, आई एम सॉरी टू हियर समथिंग, आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर्स डेथ, मुझे बड़ा दुख है आपके पिता के मौत के बारे में सुनकर, ऐसा बोलते हैं। आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर्स डेथ। तो ये जो होता है आई एम सॉरी, ये मतलब माफी नहीं मांगते हैं आप, ये आप मतलब कोई बुरा न्यूज हो गया इस तरह का, उसको सुनकर आपको बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है, वो जो भाव होता है कि ये न्यूज सुनकर मुझे बड़ा दुख है, तो बड़ा दुख जो जाहिर करते हैं आप, वो आई एम सॉरी टू हियर समथिंग करते हैं, ठीक है। और अगर कोई गलत काम कर दिए हैं उसके लिए माफी मांगेंगे तो फॉर लगाएंगे आप, जैसे आई एम सॉरी फॉर बीटिंग योर चिल्ड्रन। मतलब आप देखो, आपने किसी के बच्चे को पीट दिया, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं, यहां सॉरी मतलब माफी है, यहां सॉरी मतलब क्या है, माफी मांग रहे हैं आप कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपके बच्चे को पीटा, मुझे बड़ा, मतलब आप अपने पश्चाताप कर रहे हैं। यहां पर क्या है, कह रहे हैं मुझे आपके पिता की मौत के बारे में सुनकर बड़ा दुख है, तो यहां आई एम सॉरी और टू हियर पड़ेगा, ठीक है। अब ट्रेन प्लेटफॉर्मों पर, आप स्टेशनों पर देख लो, बोलता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। जब कोई ट्रेन लेट होती है ऐसे ही बोला जाता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट फलाना गाड़ी लेट चल रही है, कैंसिल है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, हमें ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तो ये क्या जाहिर करते हैं आप, दुख जाहिर करते हैं, पश्चाताप नहीं, दुख जाहिर करते हैं। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म, आई एम सॉरी टू हियर। तो यहां पर क्या गलती है, आई एम सॉरी टू बी हियरिंग नहीं होगा, और हियर ऑफ और अबाउट दोनों लेता है। आई एम सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून, उसके दुर्भाग्यपूर्ण जो उसका कुछ ट्रेजेडी हुआ है उसको सुनकर मुझे बड़ा खेद है, मुझे बड़ा दुख है। तो आई एम सॉरी टू हियर ऑफ हिज मिसफॉर्च्यून। वन ऑफ द प्रपोजल्स रिसीव्ड बाई अस, देखो वन ऑफ द प्रपोजल्स, ये तो सही लिखा है, प्रपोजल्स की विशेषता रिसीव्ड बाई अस। अब सब्जेक्ट क्या है, वन। सीम, ये क्या हो जाएगा, सीम्स, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, वन है, सीम्स हो जाएगा। अच्छा देखो, इंटरेस्टिंग है, प्रपोजल इंटरेस्टिंग है। अगर इस प्रपोजल को देखकर मेरे अंदर फीलिंग आया तो मैं बोलूंगा आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रपोजल। ये प्रपोजल बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस प्रपोजल को लेकर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, मुझे बड़ी दिलचस्पी है आपके प्रपोजल में, तो मैं इंटरेस्टेड हूं किस चीज में, आपके प्रपोजल में। ये क्यों इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि आपका प्रपोजल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका प्रपोजल बोरिंग होगा, बहुत बोरिंग होगा, तो मैं बोर हो जाऊंगा, ठीक है। अगर आपका एक प्रपोजल बहुत एक्साइटिंग होगा तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है
भाव आप याद रखें, मूवी एक्साइटिंग है, मूवी इंटरेस्टिंग है, मूवी बोरिंग है, उस मूवी को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, उस मूवी को लेकर मैं बहुत बोर हो गया। ठीक है। द टू ट्रेन, अच्छा इसमें क्या गलती था, मैंने बता दिया होगा आपको। अरे हाँ, इसमें सीम्स होगा, वो मैंने बता दिया। द टू ट्रेन्स गेव द इल्यूजन ऑफ, और ये ऑफ के बाद कभी बीन नहीं रहेगा, क्रिया का जीरंड फॉर्म आता है, तो ये बी क्रिया था, इसका जीरंड फॉर्म डालेंगे बीइंग, इल्यूजन ऑफ बीइंग स्टेशनरी। ठीक है। इन दोनों ट्रेनों ने ऐसा इल्यूजन दिया कि जैसे दोनों खड़ी हों। कब आएगा ऐसा इल्यूजन? जब दोनों ट्रेनें सेम स्पीड पे चल रही हो, एक ही दिशा में। सपोज कभी कभी देखे होंगे आप ये घटना कि आपकी ट्रेन और ये ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, और आप प्लेटफॉर्म की तरफ ना देखें, इस ट्रेन के सामने देखें, आपके सामने वाली खिड़की में जो आदमी है, आप भी उसी गति से, आपका आदमी आपके सामने खिड़की वाला आदमी भी उसी गति से मूव करेगा, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दोनों लोग खड़े हैं, जबकि आप दोनों लोग अच्छी खासी 60 की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, तो वो बात बता रहा है ये। शाम टुक अ लिटिल टाइम, थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंस में है, शाम ने थोड़ा समय लिया। टू थॉट नहीं, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। शाम ने थोड़ा समय लिया। टू थिंक, सोचने के लिए। बिफोर ही रिप्लाइड, इससे पहले कि वो कुछ रिप्लाई करता, शाम ने थोड़ा सा समय लिया सोचने के लिए। ठीक है, तो टू से कभी आप ऐसा थर्ड फॉर्म नहीं जोड़ेंगे, वो टू भी होता है पैसिव में, तब आप थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। द एल्डरली लेडीज, एल्डरली एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एल्डरली इसका नाउन क्या होता है? एल्डर। एल्डरली एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब नहीं होता। माइजरली, एल्डरली, आप ये पॉइंट जानते रहें। एल्डरली लेडी, एल्डरली लेडी, ये एल्डरली एडजेक्टिव होता है, और लेडी नाउन। ठीक है, इसी तरह माइजरली, माइजरली पर्सन, माइजरली पर्सन ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर माइजर पर्सन लिखेंगे तो ये गलत हो जाता है, ये पूछा जाता है। माइजर पर्सन ये गलत है, क्योंकि ये नाउन है और ये भी नाउन है, ये गलत हो जाता है। ही इज अ माइजर पर्सन, ये गलत है। क्या होना चाहिए? ही इज अ माइजरली पर्सन, वह एक कंजूस आदमी है। या इसी वाक्य को आप ऐसे भी लिख सकते थे, ही इज अ माइजर, वह एक कंजूस है। माइजर खुद नाउन है, कंजूस आदमी, वह एक कंजूस आदमी है। अगर पर्सन लगाना है तो आपको माइजरली करना पड़ेगा, माइजरली पर्सन। अब माइजरली एडजेक्टिव है, अब जाकर आपका सही हो जाएगा फिर। ठीक है, या तो आप माइजर रहने दें या तो माइजरली पर्सन। अरे क्या था इसमें यार, इसमें मैंने बताया नहीं। टू एल्डरली लेडीज, ये तो सही लिखा है, एल्डरली एडजेक्टिव है, सही लिखा है। एल्डरली लेडीज नरेटेड एन रादर इम्प्रोबेबल, रादर, रादर में रा का उच्चारण आ लगेगा, आ रादर, क्योंकि आप जानते हैं आ और एन, एन आता है जहां स्वर का उच्चारण आए। ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे में आपका आता है आ। ठीक है, अरे ऑनेस्ट है, सॉरी कुछ और बोल गया। जैसे आप लिखते हैं ऑनेस्ट पर्सन, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, क्योंकि इसमें जो उच्चारण है ऑनेस्ट का वो आ से आ रहा, स्वर, हिंदी में स्वर का उच्चारण दे रहा है, इसलिए यहां पर एन लगा देते हैं। यूनिवर्सिटी, जो आप यूनिवर्सिटी लिखते हैं आ यूनिवर्सिटी डालते हैं, क्यों?
क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का भाव आता, आ का भाव नहीं आता, यूनिवर्सिटी, तो या स्वर नहीं होता है, इसलिए आप यहां आ डालते हैं, ये स्वर हो जाता है इसलिए एन डालते हैं। तो गलती मैंने बताया कि नहीं आपको? हाँ, आ हो जाएगा यहां पर। मिस मार्पल इज नीदर अ गुड सिंगर नॉर, नीदर का कॉम्बिनेशन नार से चलता है, आसान गलती है, आगे बढ़ते हैं। राइस ऑफ आप बेस्ट क्वालिटी नहीं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। एक बार और अभी गलती आई थी। देयर विल प्रोबेबली बी अ लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, तो ये पॉजिटिव वाक्य लिखा है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ फिश, तो ये क्वेश्चन टैग इसका निगेटिव बनेगा वोंट देयर। अच्छा, देयर वाले का क्वेश्चन टैग देयर ही होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, डमी सब्जेक्ट होता है, प्रोनाउन के तौर पर यूज किया जाता है, तो आप इसको डमी सब्जेक्ट इसलिए देयर का क्वेश्चन टैग देयर ही डालते हैं, इट नहीं करते। ध्यान देना, देयर वाले में देयर पड़ता है। वोंट देयर हमने निगेटिव कर दिया इसको, विल नॉट, विल नॉट को हम लोग कैसे लिखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं वोंट, वोंट। और वुड नॉट को, क्योंकि ये लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कैसे बनता? अरे वुड नॉट, ऐसे वुड पूरा लिखेंगे और एंटी चपका देंगे, वुडंट, इसको पढ़ते हैं वुडंट और उसको पढ़ेंगे वॉन्ट। शी पिक्ड अप द बुक्स, शी पिक्ड अप द बुक्स, अब बुक्स की विशेषता लिखना चाह रहा, बुक्स, अब इसकी विशेषता लिखना चाह रहा है, तो आप विशेषता लिख दो, जीरंड फॉर्म से लिखोगे, बुक्स जो पड़ी हुई हैं, लाइंग ऑन द टेबल, बुक्स की विशेषता दिखा रहा, लाइंग ऑन द टेबल, ये बुक्स की विशेषता हो गई, ठीक है। शी पिक्ड अप द बुक्स, उसने किताबों को उठाया, कौन सी किताबें? जो टेबल पर पड़ी हुई थी, एंड पुट देम, अब ये वर्ब से यहां से जोड़ रहा, उसने किताबों को उठाया, एंड पुट देम ऑन द सेल्फ, और उसने उसको अलमीरा पे सेल्फ में रख दिया, ठीक है। द बॉटल स्लिप्ड विथ माई हैंड, ये विथ माई हैंड नहीं होगा, अगर आपके हाथ से फिसल रहा है तो क्या लगेगा? स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, बॉटल स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड, एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेज, और 1000 टुकड़े में टूट गया, मतलब पूरा चकनाचूर हो गया बोतल, मेरे हाथ से फिसल गया। अच्छा, ये जो स्लिप है, ये जो मैंने बताया फ्रॉम, क्यों फ्रॉम? क्योंकि मेरे हाथ में था, मेरे हाथ के बीच से एकदम फिसल के गिरा है, मेरे हाथ में था और हाथ से फिसल कर गिर गया, तो मैंने बोला फ्रॉम यूज करेंगे। किसी सतह के ऊपर से जब गिरता है, बिल्कुल ऐसे अगर मैं रख लूं, यहां अगर ऐसे मैं बोतल के रखूं और यहां से फिसल के गिर जाए, तो आप डालेंगे स्लिप ऑफ, क्योंकि आपके हाथ में से गिरा है, इसलिए फ्रॉम माई हैंड करेंगे। अगर किसी सतह के ऊपर रखा है, वहां से गिर जाए, तो नॉर्मली किसी सतह से गिरने के लिए आप ये यूज करते, स्लिप्ड ऑफ, लेकिन आपके हाथ में से गिरा है तो फ्रॉम डालेंगे। किसी एकदम सतह के ऊपर से खुद गिर जाए तो OFF का प्रयोग करते हैं नॉर्मली। एनीबॉडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड, एनीबॉडी की विशेषता सही लिखा है, हु भी सही लगा है, डज नॉट स्टॉप ये भी सही लिखा है, रेड लाइट एक पॉइंट है, एट भी सही लगा है। एनीबॉडी हु डज नॉट स्टॉप एट द रेड लाइट विल फाइंड ये गलत है, विल बी फाइंड होगा पैसिव में,
जो आदमी रेड लाइट पर नहीं रुकेगा उसके ऊपर फाइन लगेगा, विल बी फाइन। ही इज ओवर 80, वह 80 साल से ऊपर का है। उम्र में ओवर और एबव ये दोनों ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। एबव भी सही है, ओवर भी चल जाता है। बोलते ना ओवर एज हो चुका है। कभी कभी आप बोलते हैं कि यार मैं तो फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि मैं ओवर एज हो चुका हूं। ओवर एज होने का मतलब आप उम्र ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो ही इज ओवर 80, वह 80 से ऊपर का हो चुका है। एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेज। ये यहां देखो डेयर क्या होता है। डेयर होता है जब किसी को आप चैलेंज करते हैं। हिम्मत, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये करने की। तो यहां हिम्मत की बात नहीं की जा रही है, उसकी हिम्मत नहीं होती बिना ग्लासेज के पढ़ने की। नहीं, ये वाक्य ये बता रहा है, ये नॉर्मल जो वाक्य है ये हिम्मत वाली वाक्य नहीं है। ये नॉर्मल एक जनरल तथ्य कही जा रही है कि वह क्योंकि 80 साल का हो चुका है इसलिए वो बिना चश्मों के पढ़ नहीं सकता। इसमें कोई हिम्मत वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। ये नॉर्मल, जैसे नॉर्मल उसकी एबिलिटी को दर्शा रहा है। जब आप किसी नॉर्मल एबिलिटी को दर्शाते हैं, एक जनरल ट्रुथ टाइप की, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग करते हैं क्योंकि 80 साल में अब वो आंखें कमजोर हो जाएंगी, वो पढ़ नहीं सकता। उसमें उसके साहस की बात नहीं हो रही है। हाउ डेयर यू आस्क मी सच क्वेश्चंस। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे सवाल पूछने की, तब आप लगाते हो डेयर। यहां पर वह 80 साल का है और उसकी हिम्मत नहीं होती बिना ग्लासेज के पढ़ने की। ये बात ये डाइजेस्ट नहीं होगा। या आप किससे जाएं, कैन से जाएं। वह 80 साल का है एंड कैन नॉट रीड, इसलिए वो नहीं पढ़ सकता है बिना ग्लासेज के। ये लॉजिकल कंक्लूजन है, आप कैन से बनाएंगे। आई एम सुटेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन। मैं मतलब सुटेबली ड्रेस हो चुका हूं इस अवसर के लिए। एम आई ये गलत टैग पड़ा है क्योंकि ये आई एम ये पॉजिटिव वाक्य है, इसका टैग निगेटिव होगा। और कभी आप ऐसे ना लिख देना, ये गलत होता है। एमेंट आई नहीं बोलते इसको, ये गलत होता है। इसका टैग जो बनता है आर नॉट वाला बनाते हैं। ध्यान देना, ये एक्सेप्शन होता है और इसको आयंट आई पढ़ते हैं, ठीक है। आई का जो निगेटिव वाला क्वेश्चन टैग है वो आर नॉट वाला बनाते हैं आप, ठीक है। और अगर निगेटिव है तो जैसे आई एम नॉट रेडी, ठीक है। अब इसका मान लो बनाना है तो आप बनाएंगे एम आई। तो अगर ये निगेटिव है तो जो इसका पॉजिटिव वाला क्वेश्चन टैग है वो एम आई से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो उसका आयंट आई से बनाते हैं। इधर रमेश आर रीमा, इसका सब्जेक्ट करीब वाला होता है रीमा, और हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। तो इधर आर नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें जो बाद में नाउन होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, आप ध्यान रखेंगे। द इंफॉर्मेशन यू आर आस्किंग फॉर, इंफॉर्मेशन की विशेषता, इंफॉर्मेशन जो आप मांग रहे हैं यहां से जोड़ो। इंफॉर्मेशन इज क्वाइट इररिलेवेंस, इररिलेवेंस नहीं डालना चाहिए था, इज क्वाइट इररिलेवेंट। आपको यहां क्या भरना चाहिए था, एडजेक्टिव डालना चाहिए था। वो इंफॉर्मेशन किस तरह का है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन, आपको एडजेक्टिव भरना था कि ये इंफॉर्मेशन की विशेषता बता रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कैसा है, बेकार है, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है।
शी विल कम टू वर्क, दो नहीं होगा इफ इट डज नॉट रेन, अगर बारिश नहीं होगी तो वो काम करने के लिए आएगी। अच्छा, अब यहां पर ये पूरा खत्म हो गया सीपीओ 2020 वाला। अब अगले लेक्चर में मेंस वाला कवर करेंगे, सीजीएल टायर 2 2019 वाला। अगले लेक्चर में जो सीजीएल टायर 2 2019 और उसी समय टीयर 2 2018 भी ले लेंगे। ठीक है, दोनों मेंस वाले कवर कर देंगे अगले वाले लेक्चर में, टीयर 2 2019 और टीयर 2 2018 वाला। ठीक है, स्टेनो वाला भी अभी लेना है, स्टेनो का भी ले लेंगे। तो 2-3 लेक्चर में सारा आपका पूरा स्पॉटिंग एरर 1-1 घंटे आप रिवाइज करते रहें, बहुत अच्छे से आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं, अगला लेक्चर में फिर जो है मिलेंगे। ओके, थैंक यू।